पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की मांग को लेकर बिल पास किया है? तो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, पहले तो ये समझ लेते हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस क्या होता है और किस राज्य ने इसकी डिमांड की है। बिहार ने। तो अभी जो है बिहार में आप सभी को पता है कि अभी वहां पर कास्ट सेंसस हुआ है। कास्ट सेंसस, इट्स काइंड ऑफ कास्ट सेंसस जो उनके राज्य में हुआ है, यानी कि कितनी कास्ट वहां पर है और उनका सब कैटेगराइजेशन कितना है, कितनी परसेंटेज ओबीसी की है, कितनी परसेंट एससी एसटीज वहां पर है और कितनी वहां पर जनरल कैटेगरी की पॉपुलेशन है। तो बेसिकली जब से कास्ट सेंसस आया है तो उसमें निकलकर ये सामने आया है कि जो कैटेगरी अनरिजर्व है उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है एंड उनकी जो पॉपुलेशन है दैट इज वेरी लेस। और जो अनरिजर्व है वो सोशली इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सोशली इकोनॉमिकली भी वो वेल है, डेवलप्ड है। बट इसके अलावा जो कैटेगरी आती है तो उसमें सबसे ज्यादा जो है ओबीसीज जो है सबसे ज्यादा बैकवर्ड आया है, मतलब निकल करके ये सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इसी उसकी है कैटेगरी के लोगों की, इसी कास्ट की। और उसके साथ साथ एससीज और एसटीज का भी कास्ट सेंसस के थ्रू निकल कर आया परसेंटेज की कितनी पॉपुलेशन है। तो ओवरऑल इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। तो तभी से ही वहाँ के जो सीएम है नीतीश कुमार वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारे राज्य को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस दे दिया जाए, सो दैट कि हमारे राज्य पर जो डेवलपमेंट के लिए सेंटर है, सेंटर इस पर डेवलपमेंट के लिए स्पेशली इस पर ध्यान देने का इन द सेंस कि फंड वहाँ इसको दे, सो दैट कि ये अपनी डेवलपमेंट पॉलिसी में लगा सके। तो बेसिकली जब स्पेशल स्टेटस किसी भी स्टेट को दिया जाता है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो इट मीन्स कि वो जो स्टेट है वो सोशली एजुकेशनली और अंडर डेवलप्ड है, मतलब वो डेवलप है ही नहीं। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने डिमांड की है, नीतीश कुमार ने अपने उसमें जो वहाँ की बिहार की विधानसभा है वहाँ से एक बिल पारित करवाया है सेंटर से ये डिमांड करने के लिए कि बिहार को एक स्पेशल एसटी स्टेटस दे दिया जाए। ठीक है, अब बिहार की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी इंडेक्सेस होते हैं, चाहे वो नीति आयोग लॉन्च करता हो, ठीक है, कोई भी किसी भी तरह के जो हमारे इंडेक्सेस है जो नीति आयोग द्वारा लॉन्च किए जाते हैं या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे द्वारा लॉन्च किए जाते हैं, जो डेवलपमेंट के जितने भी इंडेक्सेस हैं उन सब में बिहार हमेशा लो आता है। लो मीन्स हमेशा बॉटम में रहता है। ठीक है, डेवलपमेंट के मामले में अगर हम बात करें तो बिहार की जो पॉपुलेशन है दैट इज वेरी अंडर डेवलप्ड। ठीक है, सोशली एजुकेशनली दे आर बैकवर्ड। तो दिस इज नीडेड और ये इन्होंने पास करा दिया है, वहाँ के मुख्यमंत्री है इस समय नीतीश कुमार, और इन्होंने ये बिल वहाँ से पारित कराया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। अगर ये स्टेटस इन्हें मिल जाता है तो सेंटर इनको स्पेशल ग्रांट्स देंगी और सेंटर इसके डेवलपमेंट पे ध्यान देंगे। ठीक है, अगर बिहार की हम हिस्ट्री की बात करें तो बिहार प्री इंडिपेंडेंस बहुत ज्यादा फ्लोरिशिंग स्टेट था। प्री इंडिपेंडेंस वी कैन से बिफोर द कमिंग अप ऑफ ब्रिटिशर्स, यू कैन से प्री ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले बिहार वाज वन ऑफ द वेल्थीएस्ट स्टेट इन द कंट्री। बिहार वाज अ पार्ट ऑफ मगध एम्पायर। बिहार जो था मगध एम्पायर का पार्ट था और पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, जिसे प्रेजेंट डे में पटना के नाम से जाना जाता है, और सबसे ज्यादा फ्लोरिशिंग स्टेट था। बट धीरे धीरे जैसे ब्रिटिशर्स आए तो ड्रेन ऑफ वेल्थ उन्होंने स्टार्ट कर दिया। उन्होंने इसको बिल्कुल कह सकते हैं कि जितने भी रिसोर्सेस थे उन्होंने इसके एग्जॉस्ट कर लिए, वो सब शोषण कर लिया। और उसके बाद जब आज़ादी हुई तो उसके बाद बिहार की पॉलिटिक्स ऐसी हो गई कि बिहार कभी डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, तो आई होप दैट दिस विल बी द पॉजिटिव स्टेप अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस बिहार को मिल जाता है। नेक्स्ट है आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य इनिशिएटिव लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य इनिशिएटिव जो है ये हमारी सेंट्रल
काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेज ने लॉन्च किया है। और बेसिकली आयुर्वेदा जो है ये हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है जिसमें हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन यूज की जाती है और आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए सो दैट के आयुर्वेदा में रिसर्च पॉसिबल हो सके, इसलिए आयुर्वेद ज्ञान निपुण्य इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। और ये किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंसेस। और आयुर्वेदा इज अ पार्ट ऑफ आयुष ऑल्सो, ठीक है, आपको पता ही है आयुर्वेद, योग, यूनानी, ये सब उस इंक्लूडिंग होम्योपैथी हमारे मेडिसिनल सिस्टम में ये इंक्लूड है, तो दिस इज पार्ट ऑफ आयुष ऑल्सो। नेक्स्ट है द न्यू कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन, किसने प्रारंभ किया? द न्यू कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन। द न्यू कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन, पहले तो ये देख लेते हैं कि किसने पास किया है, किसने बनाया है ये? WHO ने। तो WHO ने द न्यू कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन पास किया। सोशल कनेक्शन यानी सोसाइटी में कनेक्शन। अब ये किससे रिलेटेड है? सबसे पहले जानना है कि किससे रिलेटेड है। बेसिकली अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया था कि लोनलीनेस जो है, जो लोनलीनेस एक सोशल आइसोलेशन हो जाता है, उससे लोनलीनेस हो जाती है। लोनलीनेस हम उसे बहुत लाइटली ले लेते हैं कि दिस इज नथिंग, दिस इज नॉट अ डिसीज, ये कोई बीमारी तो नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देते हम, ठीक है। जैसे कि इवन हमारे घर में भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, इज ही डिप्रेस्ड और शी इज डिप्रेस्ड, कोई भी घर में डिप्रेस्ड रहता है या वो कहता है कि आई एम फीलिंग लोन या आई एम फीलिंग दिस, तो हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं। और इन इंडिया मोस्टली वी नेग्लेक्ट, इन इंडिया तो हमें बाकी बीमारियों का भी बाद में पता चलता है, तो हम लोनलीनेस को तो सीरियस लेते ही नहीं है। बट WHO ने अभी बताया है कि लोनलीनेस जो है और सोशल आइसोलेशन जो है, लोनलीनेस एंड दी आइसोलेशन, अकेलापन और अकेले रहना, ये दोनों जो है ये मिलकर के क्या कर देते हैं, और जो डिसीजेस है उनका रिस्क बढ़ा देते हैं। मतलब ये अपने आप में डिसीज नहीं है, बट ये दूसरे डिसीजेस का रिस्क बढ़ा देते हैं, यानी कि दूसरी बीमारियों को बढ़ा देते हैं, उनके रिस्क को बढ़ा देते हैं। तो अगर हम WHO के अनुसार बात करें लोनलीनेस से क्या क्या हो सकता है, तो रिस्क ऑफ डिमेंशिया, 50% रिस्क ऑफ डिमेंशिया। अगर लोनलीनेस होती है तो उस पर्सन को चांसेस है 50% उसको डिमेंशिया हो जाएगा। डिमेंशिया यानी कि याददाश्त खत्म होने लगती है धीरे धीरे। अगर हम नेक्स्ट उसकी बात करें तो 25% रिस्क ऑफ अर्ली डेथ, लोनलीनेस की वजह से अर्ली डेथ हो जाती है, और ये 25% है। दिस इज नॉट 1 और 5%, दिस इज 25%। तो 25% जो है लोनलीनेस की वजह से डेथ के केसेस आते हैं। और पता ही है ड्यू टू लोनलीनेस सुसाइडल थॉट्स आते हैं, सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं कुछ पीपल के, उनको कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है सोशली उनकी वजह से। तो 25% रिस्क ऑफ अर्ली डेथ और 30% रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड कार्डियोवास्कुलर डिसीज, ये सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है पिछले कुछ सालों में। 5 साल का भी डेटा अगर आप उठा करके देखें तो इंडिया में स्ट्रोक और कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज से मौतें सबसे ज्यादा हुई है, ज्यादा डिसीजेज। तो कुछ अलग दूसरी बीमारियों के मुकाबले कार्डियोवास्कुलर यानी कि हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनसे ज्यादा डेथ हुई है। तो स्ट्रोक और कार्डियोवास्कुलर 30% रिस्क बढ़ा देते हैं, और ये सिर्फ किसके कारण होता है? अकेले दिस लोनलीनेस। तो इसके लिए WHO ने द न्यू कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन आरंभ किया है। अब इस कमीशन को इन्होंने गठित किया है, ये कमीशन क्या करेगा? ये स्टडी करेगा कि कैसे सोशल कनेक्शन जो है लोनलीनेस को कम करने में हेल्प कर सकता है। सोशल कनेक्शन जैसे कि पहले से ही हमारे यहाँ पे प्रेवलेंट है कि अपने लोगों में बैठना, सोसाइटीज में वो कुछ क्लब्स बन जाते हैं या कुछ कमेटीज बन जाती हैं जिसमें आप जा सकते हैं, बात कर सकते हैं। और अब तो काउंसलिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो इफ यू फील दिस लोनलीनेस तो सबसे पहले तो अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करें, एंड डॉक्टर विल नॉट गिव यू द मेडिसिन और एंड ऑल, बट ही विल प्रेफर अ काउंसलिंग, ठीक है। और काउंसलिंग कहाँ पर होगी? कोई भी साइकोलॉजिस्ट होगा तो।
ठीक है, तो कोई भी नियर बाई साइकोलॉजिस्ट इफ पॉसिबल, तो किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास यू कैन गो इफ यू आर फीलिंग। तो ये चीज, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ रिस्की थिंग, ठीक है। अब ये डेटा इतना बता रहा है कि 50% तो डिमेंशिया हो जाएगा, 25% जल्दी मौत के चांसेस है, 30% स्ट्रोक और कार्डियोवास्कुलर डिसीज यानी हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक के चांसेस है। तो इट मीन्स क्या है, दिस इज अ वेरी सीरियस इशू, ठीक है। तो इसको भी करना है याद। और द न्यू कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन ये डब्ल्यूएचओ ने किया है, सो दैट इसकी स्टडी हो सके। नेक्स्ट है, हाल ही में नोवा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग कहाँ पाया गया। तो नोवा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग जो है, ये एक फ्रॉग है जो एक अलग सी आवाज निकालता है एंड इट्स लाइक साउंड ऑफ म्यूजिक। तो ये जो फ्रॉग है, ये पहली बार हमारे इंडिया में पाया गया है नामडाफा कामलांग अरुणाचल प्रदेश में। नामडाफा कामलांग लैंडस्केप अरुणाचल प्रदेश में ये पाया गया है। और इसका नाम नोवा दिहिंग इसलिए रखा गया है क्योंकि ये दिहिंग नदी के आसपास पाया गया है। नोवा दिहिंग, दिहिंग नदी के आसपास की अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से बस अरुणाचल प्रदेश को ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज ये सिक्किम और ये भूटान। भूटान से हम इधर चलते हैं और ये नीचे से सेवन सिस्टर्स। तो ये जो पार्ट है दिस इज अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ से एक रिवर आती है जिसको, इस रिवर को चाइना में कहते हैं सांगपो, सांगपो, इसे वहां पर सांगपो कहते हैं। बट ये जैसे ही इंडिया में एंटर करती है इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तो जो नोवा दिहिंग, दिहिंग रिवर जो है ये ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है। तो दिहिंग रिवर जो है वो इट इज समवेयर हियर, यहाँ है दिहिंग। तो यहाँ पर ये फ्रॉग पाया गया है। अब ये फ्रॉग क्योंकि इंडिया में, इंडिया का जीनस है, इंडिया में पाया गया, तो इसका नाम रखा है निडीराना, ठीक है, इसका नाम रखा है निडीराना। और ये पाया गया है नोवा दिहिंग नदी के आसपास। नोवा दिहिंग नदी के इधर से ये गुजरता है, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। और म्यूजिक फ्रॉग, नोवा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग, और ब्रह्मपुत्र नदी की ये ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी का मतलब ये होता है कि जब कोई बड़ी नदी होती है और उसे कोई दूसरी नदी जो है वो ज्वाइन करती है, इट मींस ट्रिब्यूटरी। जैसे कि लेट्स से ये ब्रह्मपुत्र है और ये दिहंग रिवर है, तो दिहंग जो है इसको ज्वाइन कर रही है, इट मींस ये इसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है। तो ये याद रखना है। और नेक्स्ट है, वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास किन देशों के बीच हुआ। तो जो युद्ध अभ्यास होते हैं, जो भी किसी भी तरह की एक्सरसाइजेस चल रही है, हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, जापान के साथ भी है, बाकी मतलब मोस्टली सभी कंट्रीज के साथ हमारी एक्सरसाइजेस है, पाकिस्तान को छोड़ के, पाकिस्तान के साथ नहीं। तो हमारी जो युद्ध अभ्यास जो एक्सरसाइजेस है, ये वज्र प्रहार जो है अब चल रही है, ये इंडिया यूएस के बीच है। और इंडियन आर्मी और यूएस की आर्मी स्पेशल फोर्सेस के बीच ये युद्ध अभ्यास हो रहा है और वज्र प्रहार इसका नाम है। तो एग्जाम्स में एक्सरसाइजेस पर भी क्वेश्चन बहुत आते हैं, इवन मैचिंग दे देते हैं कि ये एक्सरसाइज किस किस कंट्री के साथ थी, एक्सरसाइज किस कंट्री के साथ थी, ठीक है। तो वज्र प्रहार जो है एक्सरसाइज इंडिया यूएस के साथ है, इंडियन आर्मी इंडियन यूएस स्पेशल फोर्सेस के बीच में ये हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत में टेंटालम की खोज कहाँ हुई। अब व्हाट इज टेंटालम। टेंटालम सबसे पहले तो ये एक मेटल है, ठीक है, ये एक मेटल है। और अभी हाल ही में रिसर्चर्स जो है इन्होंने सतलज नदी के पास टेंटालम की खोज की है, सतलज नदी के पास। तो सतलज नदी के पास टेंटालम मिला। वाई टेंटालम इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए टेंटालम की खोज हुई है। तो टेंटालम बेसिकली टीए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका जो साइन है वो टीए है और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 73। अब टेंटालम जो है एक रेयर अर्थ मेटल है, दिस इज अ रेयर अर्थ मेटल। रेयर अर्थ मेटल का मतलब होता है कि ये पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये है रेयर अर्थ मेटल, यानी कि पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में या बहुत कमी के साथ मिलता है। अब इसकी क्या क्या क्वालिटीज है, ये ग्रेश कलर का है, हैवी है, डक्टाइल है और इट्स अ मेटल। अब क्यों हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम
फॉर इंस्टेंस जैसे कि इसकी बात करते हैं हम, राइसी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर, तो राइसी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू कश्मीर हमें लिथियम के वो मिले हैं ट्रासेस, ठीक है, पूरी तरह से लिथियम हम कह नहीं सकते वी डिस्कवर्ड लिथियम, बट ट्रासेस मिले हैं इन मेटल्स राइसी डिस्ट्रिक्ट में, और राजस्थान में भी एक जगह पर हमें मिला है लिथियम। तो लिथियम भी इलेक्ट्रॉनिक की जो इंडस्ट्री उसके लिए इम्पोर्टेंट है, सेम एज टेंटालम भी इलेक्ट्रॉनिक के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये बहुत हैवी मेटल होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, इसकी वजह से इससे इसके साथ कोई भी केमिकल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, और ये केमिकली बहुत कम रिएक्ट करता है, और इसलिए ये बिल्कुल आइडियल है और बिल्कुल यूजफुल है फॉर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमीकंडक्टर मेकिंग में, और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, बेसिकली मिसाइल्स वगैरह, इनको बनाने में टंटालम जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सतलज नदी के पास इसकी खोज हुई है, और टंटालम का जो यूज है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा है, और क्योंकि अब हमारा बहुत सारी चीजें जो है डिजिटल होती जा रही है, we need more semiconductor, और सेमीकंडक्टर जो है बेसिकली हम इंपोर्ट करते हैं यूएस से, जापान या ताइवान से, लेकिन अगर हमारे ही यहाँ पर इसका प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है तो इट मीन्स कि हमारे यहाँ के लोगों को एक तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और उसके साथ साथ हमारी जो है एक्सपोर्ट वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कोलकाली डांस फॉर्म किस राज्य से संबंधित है? तो कोलकाली डांस फॉर्म जो है ये केरल से संबंधित है। अभी ये केरल में मालाबार कोस्ट जो है वहां पर परफॉर्म की गई, मालाबार कोस्ट में परफॉर्म की गई, और इसके साथ साथ ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसका अलग नाम है, और तमिलनाडु में इसका अलग नाम है। तो कोलकाली डांस फॉर्म क्योंकि अभी वहां पर चल रहा था तो पूछा जा सकता है कि कहाँ से संबंधित है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चित NV8 नॉर्डिक बाल्टिक नेशन में कौन से देश है? तो NV8 पहले समझ लेते हैं ये क्या है। NV8 N फॉर नॉर्डिक और B फॉर बाल्टिक। तो इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी ये इनफॉर्मल है, मतलब फॉर्मली नहीं बना है, बट इसकी फॉर्मेशन जब हुई थी 1992 से ये चल रहा है। अभी किस किस के बीच में है, इसमें कौन कौन से देश है? तो इसमें 5 नॉर्डिक देश है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्डिक और व्हाट इज बाल्टिक। तो अगर हम यूरोप का मैप देखें तो यहाँ पर आपको एक संरचना दिखाई देगी, इट्स लुक लाइक अ हैंड, और इसको हम कहते हैं नॉर्डिक कंट्रीज। यहाँ पर जो कंट्रीज है उसे हम कहते हैं नॉर्डिक कंट्रीज, और इसका जो नाम आया है वो नॉर्थ की वजह से आया, क्योंकि दिस इज द नदर्न साइड ऑफ द यूरोप, यूरोप की सबसे नॉर्थ में है ये। तो यहाँ पे कुछ कंट्री है, जैसे कि कुछ नाम आपको पता होंगे। कौन कौन सी कंट्रीज है? एक तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, यह छोटा सा है आइसलैंड, यहाँ पर है आइसलैंड, यहाँ है नॉर्वे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिनलैंड, और फिनलैंड के साथ साथ यहाँ पर हो गया डेनमार्क। हाँ बेटा, डेनमार्क। तो ये जो है यहाँ पर कुछ कंट्रीज है, जैसे कि आइसलैंड हो गया, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन। तो ये तो है नॉर्डिक कंट्रीज, इन्हें तो कहेंगे हम नॉर्डिक कंट्री। अब व्हाट इज बाल्टिक कंट्रीज? बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन सी है? यहाँ पे एक सी है, इसको हम कहते हैं बाल्टिक सी, बाल्टिक सी। अब यहाँ पर कुछ 3 कंट्रीज है। अब ये कौन कौन सी कंट्रीज है? ये है एस्टोनिया, लातविया, लिथुआना। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआना, लिथुआनिया। तो ये जो कंट्रीज है बेसिकली इनको कहते हैं NV8 नॉर्डिक और बाल्टिक कंट्री। पोजीशन थोड़ी अलग हो सकती है, ठीक है, ये समझने के लिए बता दिया कि ये इसी रीजन में है। तो बेसिकली NV8 का फॉर्मेशन कब हुआ था? NV8 का फॉर्मेशन 1992 में हुआ था। एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, इनफॉर्मल वो है ऑर्गेनाइजेशन।
इनफॉर्मल का मतलब है कि फॉर्मली ये बनी नहीं है, फॉर्मली के समिट्स वगैरह होता है। जैसे G20 की अगर हम बात करें तो G20 फॉर्मल है। फॉर्मल मतलब ये बना था एक कंसेंसस के थ्रू और प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होता है, तो उसे हम फॉर्मल कहते हैं। बट एक कोई कंसेंसस के थ्रू नहीं बनता है, कोई कन्वेंशन के थ्रू नहीं बनता है, तो उसे हम इनफॉर्मल कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यही होता है इसका मतलब। तो ये याद रखना है, 5 नॉर्डिक फिनलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे आइलैंड स्वीडन, और 3 बाल्टिक एस्टोनिया और लिथुआनिया। तो करंट अफेयर की जो सीरीज है हमारी वो यहीं पर समाप्त होती है। और करंट अफेयर्स के लिए बेसिकली जो हमारे सोर्सेज हैं वो सोर्सेज हम रिलाय करते हैं न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर सच एज द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, समटाइम्स टाइम्स ऑफ इंडिया। जिस भी न्यूज़पेपर से ऑथेंटिक न्यूज मिल जाती है उसी को हम अपने कंटेंट में क्वेश्चन के थ्रू आपको सिंपल वे में उसको कन्वे करने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि अगर इस तरह से क्वेश्चन जरूरी नहीं है इसी तरह से आएंगे, बट किसी टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे तो यू विल एबल टू अंडरस्टैंड। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, हमने पढ़ा था बाइकुला रेलवे स्टेशन को अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में वो मिला था टैग, यूनेस्को का टैग मिला था बाइकुला रेलवे स्टेशन को। तो जब बाइकुला रेलवे स्टेशन को ये टैग मिला तो तुरंत यूपी पेट के पेपर में वो क्वेश्चन था कि हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का टैग मिला है, तो उसमें क्वेश्चन में था बाइकुला रेलवे स्टेशन। तो बाइकुला रेलवे स्टेशन क्योंकि बहुत पुराना है और ये मुंबई में है तो इसको मिला था। सेम ऐसे ही डेज पर भी क्वेश्चन आए थे, जैसे कि एक क्वेश्चन था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे कब मनाया जाता है, तो उस पर भी क्वेश्चन आ गया था। तो बेसिकली हमारे जो सोर्सेज है वो बहुत लिमिटेड है, जैसे कि द हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है और टाइम्स ऑफ इंडिया। उसके साथ साथ प्लस हम PIB भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारे वैलिड सोर्सेज है जिनसे हम अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बना रहे हैं। एंड आई होप यू लाइक द वीडियो, और इफ यू लाइक देन लाइक इट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब सो दैट कि हमें एक मोटिवेशन मिले आगे ये कंटिन्यू करने का। धन्यवाद।